हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज की इस वीडियो में हमारे सोशियोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे हमारी बुक का 5.2 टॉपिक है कास्ट एंड ट्राइब सिस्टम्स जस्टिफाइंग एंड परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी। सबसे पहले तो मीनिंग समझना जरूरी है कि इस लाइन का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि आता है कास्ट एंड ट्राइब, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर कास्ट एंड ट्राइब की बात करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारी हेडिंग में दिया हुआ है कास्ट एंड ट्राइब सिस्टम्स जस्टिफाइंग, मतलब ये कैसे हमारे यहाँ जो इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन चलता है उसको जस्टिफाई करता है। क्या क्या रीजन है जो हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है वो इनकी वजह से आई है, ये हम पूरा पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद हमारा आता है परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी। परपेचुएटिंग मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू करना, मतलब हमें समझ में आता है कि इनकी वजह से आज की सोसाइटी में भी डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी हो गया, बाकी एक्सक्लूजन हो गया, ये सब चीजें कैसे आज की डेट में चल रही हैं, तो ये हम पूरा इसमें पढ़ने वाले हैं। सो हमारा इसके अंदर सबसे पहला जो सब टॉपिक आता है वो है कास्ट एज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम, मतलब कुल मिला के कास्ट कैसे हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत पुराना है और इसी के चक्कर में आज भी हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पूरी सोसाइटी को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाइज डिवाइड कर दिया गया था, कास्ट सिस्टम बना दिए गए थे, तो उस वजह से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। कहीं ना कहीं ये जो कास्ट सिस्टम इंडिया का है बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग और एक्सप्लॉइटिव है, ये किसी की जिंदगी खराब करने की भी दम रखता है। अगर हम बात करें फिर से इस कास्ट सिस्टम की, हालांकि हम पहले इसको पूरा पढ़ चुके हैं, इसमें हमारा सिंपल यही आता है कि हमारे इंडिया में लोगों को कास्ट में डिवाइड कर दिया जाता है जो बाय बर्थ होता है। आप एक बार जिस कास्ट में पैदा हो गए आपको पूरी जिंदगी उसी में काटना है। फिर हर एक कास्ट को एक ऑक्यूपेशन असाइन कर दिया जाता है कि आप यही काम करोगे। क्षत्रिय जो होगा वो किंग रूलर्स बनेंगे, वॉरियर्स रहेंगे, वो ब्राह्मण जितने होंगे उनका पूजा पाठ का काम होगा एंड सो ऑन। तो ऐसा हमारा पूरा कास्ट एंड सिस्टम चलता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि इसमें हायरार्कियल ऑर्डर फॉर्म होता है, मतलब सबको रैंक दे दी जाती है कि आपकी रैंक टॉप पर रहेगी, आपकी सबसे नीचे रहेगी। और इसके बाद ये भी देखने को मिलता है कि सिर्फ ये रैंक नहीं है, इसके बाद जिनके ऑक्यूपेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं ऑक्यूपेशन के अंदर भी रैंक डिवाइड होती है, मतलब रैंक का सिलसिला बहुत नीचे तक जाता है। मतलब आप सबसे लोअर कास्ट में अगर आ रहे हो तो उसमें भी रैंक रहेंगी, कौन सबसे लोअर उसके नीचे कौन, ऐसा पूरा सिस्टम चलता है। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें इस कास्ट सिस्टम की, अगर हम पूरे टेक्स्ट को फॉलो करते हैं अपने जो लिखे हुए हैं कास्ट सिस्टम पर, वहां से हमें मालूम चलता है कि उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं जो हमारे सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस को एकदम अलग अलग कर देते हैं। आपने मोस्टली सुना होगा कि सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस साथ में चलते हैं, लेकिन कास्ट सिस्टम में ये देखने को नहीं मिलता। इसका सीधा सीधा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो नंबर 1 सोशल वाइज एक कास्ट आता है ब्राह्मण्स, वो वेल्थ वाइज इतने टॉप पर नहीं आते। तो क्या अगर हमें कास्ट सिस्टम की बात करी जाए तो ब्राह्मण्स को कभी भी वेल्थ रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। उनका काम था पूजा पाठ करना और किंग को कोऑर्डिनेट करना, पूरा किंग का जितना भी पूजा पाठ का काम है वो यही करते थे, तो इनको वेल्थ रखने का अलाउड नहीं था। इसके बाद अगर हम बात करें हमारी क्षत्रिय की, जो ब्राह्मण्स के नीचे आते हैं सोशल स्टेटस वाइज, इनकी पावर सबसे ज्यादा होती थी, हर चीज सबसे ज्यादा होती थी, वेल्थ इनकी सबसे ज्यादा में से एक होती थी, लेकिन इनको सोशल स्टेटस वाइज किसके नीचे काम करना पड़ता था? ब्राह्मण्स के नीचे। मतलब आपने देखा होगा पुराने शोज में कि जब भी ब्राह्मण्स आते थे तो राजा अपनी सीट से खड़े होकर प्रणाम करने लगते थे। तो हमें ये समझ में आता है कि सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है अगर हम हमारे बिल्कुल टेक्स्ट को फॉलो करते हैं तो। लेकिन अगर इसके बाद फिर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखें, मतलब एक तरफ हमने बात कर ली हमारे टेक्स्ट के बारे में, वहां तो बोला गया है कि सोशल और इकोनॉमिक लाइफ बिल्कुल अलग होती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी से बहुत अलग होती है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है हमारे यहाँ जिनका सोशल स्टेटस अच्छा है उनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा, या जिनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है उनका सोशल स्टेटस अच्छा होगा। इन शॉर्ट हमें देखने को मिलता है कि अपर कास्ट वाले लोग जितने भी हैं उनका हमेशा इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी अच्छा रहता है, सोशल बैकग्राउंड भी अच्छा रहता है, और जस्ट अपोजिट हो जाता है हमारे लोअर कास्ट वालों के साथ। तो ये हमें सामने समझ में आता है, मतलब ये दोनों चीज साथों साथ में चलती हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें 19वीं सेंचुरी के बाद से, तो यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा चेंज होती हुई हमको दिख रही है। अब धीरे धीरे कास्ट सिस्टम थोड़ा कम हो रहा है, उतना रिजिड ये नहीं रहा। साथ ही साथ अब ये देखने को हमको मिलता है कि ये जो पहले ऐसा होता था कि सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस कास्ट बाय कास्ट चेंज होता था। मतलब पहले ऐसा होता था कि ये पर्टिकुलर कास्ट है तो यहाँ के हर लोग बहुत ही अमीर रहेंगे, बाकी लोअर कास्ट के एकदम गरीब होंगे। अब ये कम हो गया, अब हमें हर कास्ट में अमीर और गरीब लोग दोनों देखने को मिल
जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा अंतर आया है। साथ ही साथ एक और अंतर हमें ये देखने को मिलता है कि अब हमारे यहाँ ऑक्यूपेशन चेंज करना आसान हो गया। पहले जैसा काम नहीं रहा कि बाय बर्थ जो आपको ऑक्यूपेशन मिल गया आपको वही फॉलो करना है। तो एक बहुत पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें पिछले 50 से 150 साल में, तो यहाँ पर बहुत सारे हमको चेंजेस देखने को मिले। मतलब बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पर हमारी सही हो गई हैं। लोगों का सोशल इकोनॉमिक जो पूरा एक चलता है सीन, अब वो भी बहुत स्टेबल होता हुआ हमको दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट ये आता है कि ये तो हम माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं। जब हम मैक्रो मतलब पूरे एज अ होल बात करते हैं तो अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस हमको देखने को मिल जाता है। जैसे अगर हम बात करें ऐसी कास्ट की जो बहुत ही सिमिलर है सोशल स्ट्रक्चर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वाइज, मतलब दो कास्ट है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, तो अब इनके बीच में पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था। पहले हर एक कास्ट अपनी अलग पहचान बनाती थी, लेकिन अब जो सिमिलर स्टेटस वाली कास्ट है इनमें डिफरेंस अब बहुत कम हो गया है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको मैक्रो लेवल से देखते हैं तो हमें समझ में आता है अभी भी जो कास्ट अमीर वालों की और जो गरीब वालों की उनमें बेसिक बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। तो एक बहुत गलत चीज़ आज भी हमें देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ फिर हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे अगर पॉवर्टी की हम बात करें तो हर कास्ट का पॉवर्टी का रेशो अपना अपना हो जाता है। तो पॉवर्टी भी कास्ट सिस्टम में देखने को मिलती है। और उसके बाद अगर हम इसमें ये देखें कि यार कि किसकी कास्ट गरीबी में आ रही है किसकी अमीरी में आ रही है, तो इसमें हमको देखने को मिलेगा कि मोस्टली आज की डेट में जितनी भी प्रिविलेज सोसाइटी है उसमें मोस्टली आपको अपर कास्ट वाले लोग देखने को मिल जाएंगे। और जितनी भी हमारी ऐसी कास्ट है जिनको पछताना पड़ता है उसमें पूरी लोअर कास्ट आ जाएंगी। डिस्क्रिमिनेशन जिनको फेस करना पड़ता है उसमें लोअर कास्ट आ जाएंगी। तो कहीं ना मैक्रो लेवल में एक हमें कमी देखने को मिलती है। इसके बाद माना कि हमारी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई ये सब सही नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए, अब तो रिजर्वेशन आ गए हैं। इतनी चीजें होने के बाद भी अगर हम इंडिया को आज भी देखें तो भले ही कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आज भी इंडिया में एक बहुत बड़ा रोल ये प्ले कर रहा है। तो अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि इंडिया में कैसे डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन चल रहा था। लेकिन अब हमारी बुक में एक बॉक्स आता है जहां पर हमें मालूम चलेगा कि सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, बाहर ऐसी और भी कंट्रीज हैं जिसको ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो हमारी बुक में इसका सीधा एग्जांपल आता है साउथ अफ्रीका का। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ पहले समझना जरूरी है कि हर जगह डिफरेंशिएशन जो होता है, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, इसके अलग अलग मायने होते हैं। इंडिया में अगर हम इसकी बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, तो हमारे यहाँ मेन रीजन इसका कास्ट आ जाता है। लेकिन अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका मेन रीजन आ जाता है रेस। मतलब हर कल्चर में हर एरिया में अलग अलग रीजन आते हैं। अगर बात करें इस रेस का मीनिंग क्या होता है, तो रेस का मीनिंग होता है कुल मिला के पर्टिकुलर ऐसे ग्रुप, जो पीपल का ऐसा ग्रुप जो सिंपल और सेम सोशल अपनी कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। मतलब कोई भी ऐसे लोग इनकी फिजिकल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक सेम है, वो पर्टिकुलर एक रेस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर रेस का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। मतलब लोगों का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उनका स्किन कलर कैसा है, इसके बेसिस पर जज किया जाता था कि वो कौन से लेवल पर आएंगे सोसाइटी में। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर सोसाइटी में व्हाइट का डोमिनेशन देखने को मिलता था और ब्लैक लोगों को हमेशा, कॉम्प्लेक्शन के लोगों को हमेशा पछताना पड़ता था। इसके पहले हमें वहाँ के थोड़े से पास्ट में जाना पड़ेगा जिससे हम और क्लियर समझ पाए कि ये डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर आया कैसे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन की, तो वहाँ पर अगर हम 7 साउथ अफ्रीकन को पकड़ते हैं तो 7 में से एक साउथ अफ्रीकन ऐसा निकलता है जिसके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो यूरोपियन होते हैं। मतलब वो ऑब्वियस सी बात है व्हाइट होगा, पहली चीज तो उसका व्हाइट कॉम्प्लेक्शन का वो इंसान होगा और उसके जो पूर्वज होंगे वो यूरोपियन होंगे। कुल मिला के ये वहाँ का सीन आता है। अब एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ है, व्हाइट पॉपुलेशन का मेनली रीजन ये है कि साउथ अफ्रीका का जो क्लाइमेट है, जो एरिया है, वहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन ब्लैक कॉम्प्लेक्शन की होती है। और बाकी अगर हम बात करें व्हाइट कॉम्प्लेक्शन के जो लोग हैं, वहाँ पर व्हाइट कलर के जो लोग वहाँ पर आते हैं वो कहाँ से आते हैं, ये यूरोपियन एंसेस्टर के लोग आते हैं। और वहाँ पर ताजुब की बात ये है कि 7 में से 6 ब्लैक पॉपुलेशन होने के बाद भी वहाँ डोमिनेशन किसका चलता है, वो यूरोपियन लोगों का चलता है। मतलब व्हाइट पॉपुलेशन का डोमिनेशन वहाँ देखने को मिलता है। और वहाँ पर हुआ क्या, वहाँ पर मिड 17th सेंचुरी में डच एक यूरोप के वहाँ का एरिया है, तो यूरोपियन के जो डच के ट्रेडर्स थे वो आके साउथ अफ्रीका में ट्रेडिंग के लिए बसने लगे। तो इनका दबदबा कहीं ना कहीं चालू हो गया। और इसके बाद अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश का कॉलोनियलिज्म चल रहा था, तो ब्रिटिश ने ये जो साइड में साउथ अफ्रीका में आके डच लोग बसे थे इनको धक्का मार के बीच में कर दिया। मतलब कुल मिलाके साउथ अफ्रीका के बीच में इनको डाल दिया, तो इन लोग बीच में रहने लगे। और इसका 20th सेंचुरी में पूरा कब्जा किसका हो गया था, वहां पर ब्रिटिशर का हो गया था हमारे साउथ अफ्रीका
अफ्रीका में। तो जब ब्रिटिशर का पूरा कब्जा हुआ साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ की जो डोमिनेटिंग पॉपुलेशन थी, मतलब वहाँ के जो वाइट थे, अब उनको डर लगने लगा। उनने बोला यार कुछ भी करके हमको अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन तो रखना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में हमें आगे रहना पड़ेगा। तो इनने एक अपार्थीड, बहुत पुरानी प्रथा चलती है अपार्थीड, जहाँ पर रेसिस का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इसको इनने फॉलो कर दिया। मतलब ये कलर पर डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, ब्लैक को नीचे देखने लगे, खुद को ऊपर देखने लगे। और इतना तो चलता है कि चलो भाई आप एक अपार्थीड नई चीज लेकर आ गए हो, जो पुराने चल रही है उसको अपनाए जा रहे हो, एक घटिया प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हो। लेकिन इन लोग यहीं पर नहीं रुके, इनने 1948 में इसको एक लॉ में भी कन्वर्ट कर दिया। और लॉ में सिंपल इनने लिख दिया कि जो ब्लैक पॉपुलेशन रहेगी उसको साउथ अफ्रीका की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, उसको साउथ अफ्रीका में लैंड नहीं मिल सकता, और साथ ही साथ उसको गवर्नमेंट में कोई वॉइस नहीं मिलने वाली है। कुल मिलाकर उसको इन्हें परेशान करके रख दिया। इसके बाद वहां पर हमें देखने को मिलता है कि हमेशा यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक के बीच बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। इनको हमेशा लो सैलरी दी जाएगी और पछताना पड़ेगा। 1/4 सैलरी मिलती है ब्लैक लोगों को व्हाइट के कंपैरिजन में, अगर हम पहले की बात करें तो। मतलब कुल मिलाकर ब्लैक की लाइफ इन्हें एकदम मिजरेबल कर दी थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, ये सब पहले पूरा टॉर्चर करने के बाद ब्लैक वाले लोगों को एक पर्टिकुलर होमलैंड दे दिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जिसको हम बंटुस्तान भी बोलते हैं। ये एक ऐसा एरिया रहता था जहां पर रिसोर्सेस नहीं होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। मतलब कुल मिलाकर जो साउथ अफ्रीका कंट्री है उसका सबसे घटिया लैंड दे दिया ब्लैक पॉपुलेशन को रहने के लिए। और जो इनको ये होमलैंड दिया गया था, ये पूरा अगर हम एरिया निकालें साउथ अफ्रीका तो उसका सिर्फ 14% एरिया था। और अगर हम ब्लैक पॉपुलेशन की बात करें तो वो 80% थी। मतलब 80% साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन कहाँ रह रही थी, उस 14% एरिया में जहां पर कोई भी रिसोर्सेस नहीं थी। तो अब रिसोर्सेस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वहां के लोग पॉवर्टी में जाते जाएंगे, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, ऊपर से तब परेशानी रहेगी। और ये व्हाइट वाले लोगों ने क्या किया, कहीं ना कहीं अपना डोमिनेशन तो दिखाते थे इस प्रैक्टिस अपार्थीड द्वारा कि भाई अपार्थीड है, जैसे अपने कास्ट सिस्टम चलता है, इनका रेस डिस्क्रिमिनेशन चलता है। इतने में नहीं रुके, इन लोग वहां पर मिलिट्री का यूज भी करने लगे। ब्लैक की तरफ से अगर कोई आवाज उठाता था तो उसको टॉर्चर किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, मर्डर कर दिया जाता था, मतलब इनको दबा के रखा जाता था। लेकिन इसके बाद भी ब्लैक वाले हमेशा अपनी आवाज उठाते रहे और इन सब ने यूनिटी के साथ काम किया। तो फाइनली नेल्सन मंडेला जी की लीडरशिप के अंदर 1994 में इन लोग को अपनी आजादी मिली, इनने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी। इसके बाद वहां का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, नया एक साउथ अफ्रीका का जो फिर से रिस्ट्रक्चर बना, वहां पर साफ साफ लिखा गया कि अब यहाँ पर कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी कहा जाता है कि पास्ट के साइड इफेक्ट हमेशा फ्यूचर में दिखते हैं। तो आज भी अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन तो वहाँ बहुत हद तक कम हो गया है। लेकिन फिर भी अगर हम इकोनॉमिक बेसिस में देखें तो अभी भी सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बेसिस पे पावरफुल कौन देखने मिल जाते हैं हमको, व्हाइट पीपल देखने मिल जाते हैं, क्योंकि पास्ट उनका अभी भी कहीं ना कहीं साथ देता है। तो ये चीज होती है। और इसके बाद एक कोट नेल्सन मंडेला का बहुत फेमस दिया हुआ है, उन्होंने बोला था कि मैं व्हाइट डोमिनेशन को खत्म करना चाहता हूँ, मैं ब्लैक डोमिनेशन को खत्म करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि पूरी सोसाइटी में लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सबको इक्वल रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और इस मेरा जो ये सिद्धांत है कि सबकी इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं जिंदगी भर लगा रहूंगा। और अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। तो ये पूरा हमारे इस बॉक्स में आता है। अब सीधे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है अनटचेबिलिटी। तो सबसे पहले तो आपको समझाता हूं अनटचेबिलिटी क्या होता है। जैसा कि हमने इंडिया की बात करी, इंडिया में कास्ट सिस्टम है जिसकी वजह से एक हायरार्की फॉर्म है, मतलब कुल मिला के रैंक दी हुई है सबको। तो रैंक में जैसी ऊपर आपकी रैंक रहेगी उतना अच्छा आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, और जितनी नीची रैंक रहेगी उतनी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। पर इसमें एक और चीज ये आती है कि भाई सबसे लोअर कास्ट वाला जन भी है उसको कोई काम दिया हुआ है। जैसे हमारे शूद्र आते हैं कास्ट में, वर्ण सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे शूद्र आ जाते हैं। ये लोग हो गए जिनको ऊपर वाले तीनों जो हमारे वर्ण है उनको सर्व करना है। लेकिन इनके नीचे भी लोग आते हैं, उनको हम बोलते हैं अनटचेबल्स। मतलब ये ऐसे लोग आते हैं जिनको हमारे कास्ट सिस्टम ऐसा बोला जाता है कि इन लोग इतने नीचे स्तर के लोग हैं कि इनको हम देख भी नहीं सकते। मतलब इन लोग इतने प्योर और इतने इम्प्योर हैं कि इन्हें तो हमें देखना भी सही नहीं लगता। और हमने पुराने चैप्टर में प्योरिटी और पोल्यूशन वाला टर्म पढ़ा था कि आप कितने प्योर हो या कितने पोल्यूटेड हो, यहाँ पर आ जाता है। मतलब इनको ऐसा बोला जाता है कि सबसे ज्यादा पोल्यूटेड लोग यही होते हैं। तो हमें देखने को मिलता है हमारे टेक्स्ट में भी और पीछे कि ये अनटचेबिलिटी इंडिया में बहुत पुरानी है। मतलब हमारे यहाँ कुल मिला के ये बोला जाता है कि जो अनटचेबल लोग हैं उनको आप छू भी नहीं सकते और उनको देख भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा हमारे यहाँ फैली हुई थी चीज। और इसमें हमें ये भी देखने को मिलता है कि अगर बाय चांस पहले ऐसा होता था कि कोई अनटचेबल को आपने गलती से टच कर लिया या उसने आपको गलती से टच कर लिया तो उसको तो बड़ी खतरनाक एक पनिशमेंट मिल जाती थी जो बेचारा नीचे कास्ट में आता था।
लेकिन जिसने गलती से कास्ट टच कर लिया है उसको बड़े बड़े रिचुअल करने पड़ते थे अपने आप को वापस प्योर करने से। और इनफैक्ट हमें ये भी देखने में मिलता है कि इंडिया में डिस्टेंस पोल्यूशन भी एक चीज आती है। मतलब कुल मिला के अगर आपको एक जो अनटचेबल लोग आते हैं उनकी अगर परछाई भी दिख गई तो मतलब आप दूषित हो चुके हैं। मतलब इस स्तर तक गिरा हुआ हमारा एक समय सोसाइटी हुआ करता था, इतनी अनटचेबिलिटी को देखा जाता था इस तरीके से। आपने सुना होगा इन लोगों को एकदम कोने में रखा जाता था कंट्री के साइड में, इनको निकलने नहीं दिया जाता था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब इन लोग निकलते थे तो इनको घंटी बजाना पड़ता था, क्लैपिंग करना पड़ता था। मतलब बहुत ही घटिया सिचुएशन थी हमारे यहाँ अनटचेबल्स थी। तो ये मीनिंग होता है सिंपल सा अनटचेबिलिटी का। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि जब ये अनटचेबल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा सिर्फ इतना कहना नहीं है कि भाई इनको देखना मना था, इनको छूना मना था। यहाँ पर एक बहुत ब्रॉड टर्म के रूप में इंडिया में सामने आता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर इसको सिंपल वे में हम समझे तो हमारे अनटचेबल्स की जो पूरा ये है इसको 3 डायमेंशन दिए गए हैं। सबसे पहला हमारा आता है एक एक्सक्लूजन, फिर हमारा आता है ह्यूमिलिएशन, सबऑर्डिनेशन, और इसके बाद आखिरी में हमारा आता है एक्सप्लॉयटेशन। इनको हम बारी बारी करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सक्लूजन की तो कुल मिलाकर इनको निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर एक और चीज हमें देखने वाली ये है कि जो ये ह्यूमिलिएशन हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ये सिर्फ अनटचेबल को फेस नहीं करना पड़ता है, ये उनको भी फेस करना पड़ता है जो लोअर कास्ट में आते हैं। लेकिन लोअर कास्ट वालों को फिर भी थोड़ी बहुत इज्जत मिलती है, अनटचेबल्स को वो भी नहीं मिलता। इनको तो अनटचेबल्स को बहुत ही बुरी तरीके से एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर एक्सक्लूजन की बात करें तो सीधा आपने सुना होगा कि एक ही कुएं से इनको पानी निकालने नहीं मिलता था। इनको ये कोई अगर सिंपल सा कहीं पर खाना अगर भंडारा ही चल रहा है, आप मान लो, यहाँ अनटचेबल्स नहीं आ सकते, मंदिर में अनटचेबल्स नहीं जा सकते, कहीं पर मतलब इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था। इसके ह्यूमिलिएशन की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा जो अनटचेबल्स होते थे इनके सर पर इनकी चप्पलें रखवा दी जाती थी, हाथ में चप्पलें पकड़वा दी जाती थी, इनके टोपियां सर से उतरवा देते। पहले बहुत इज्जत की बात होती थी सर की पगड़ी उतारना, फिर इन लोग को बोला जाता था कि सिर नीचे करके आगे चलो। मतलब पूरा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता था, अपनी खुद का ह्यूमिलिएट करवाना पड़ता था। इसका सबऑर्डिनेशन भी देखने को मिलता है। मतलब अनटचेबल्स को कुछ टचेबल्स फोर्सफुली काम किए करवाए जाते थे। जैसे कोई भी अगर रिलीजियस फंक्शन चल रहा है तो वहां पर ड्रम बजाने का काम किसका होता था? अनटचेबल्स का होता था। मतलब कुल मिलाकर फोर्स करवा के काम करवाए जा रहे हैं, तो ये सबऑर्डिनेशन में आता है। इसके बाद एक्सप्लॉयटेशन, पूरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हमको देखने को मिलता है। अगर वर्क मिल रहा है तो इनको वेजेस नहीं मिलते हैं, फोर्स काम करवाया जाता है, स्लेवरी देखने मिलता है। कुल मिलाकर इनका पूरा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, इनको बिल्कुल पसीना निकाल दिया जाता है इनका, और इनकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करी जाती। तो ये अनटचेबिलिटी का पूरा एक रोल आता है। लेकिन यहाँ पे हमें समझना ही जरूरी है कि अनटचेबिलिटी इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में हर जगह सेम चीज चलती है। कई स्टेट ऐसे होंगे जहाँ पर अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, कई स्टेट ऐसे होंगे जहाँ बहुत कम होगी, कई ऐसे भी होंगे जहाँ बहुत ही ज्यादा कम होगी। ये सब डिपेंड करता है वहाँ के कल्चर पर, वहाँ की पुरानी थिंकिंग पर, एजुकेशन पर, अवेयरनेस पर। तो ये पहला स्टार्टिंग का पूरा हमारा आता है। और इसके बाद एक और चीज देखने में आई है, वो ये है कि जो हमारे यहाँ अनटचेबल्स हैं इनको इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग नाम से बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव साइड ये है कि जैसे हमारे भी बहुत सारे नाम होते हैं, सब अच्छे होते हैं, अनटचेबल्स के में सीन बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर जो इनके लिए नाम यूज किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही वो गंदे तरीके के नाम होते हैं, गलत तरीके से यूज किया जाता है। और इनफैक्ट ये भी देखने को मिलता है कि इंडिया में इनको जो इनके नाम लिए जाते हैं कई बार उसको अब्यूजिव लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है, मतलब गालियों की तरह इनके नाम को यूज किया जाता है। हालांकि इंडिया में इस चीज को बिल्कुल बैन कर दिया गया, उस पर एक पनिशमेंट भी रहती है। और इसका देखने में आया है कि 1930s में गांधी जी ने जो हमारे अनटचेबल्स हैं इनकी थोड़ी सिचुएशन ठीक करने के लिए इनको एक नया टर्म दिया था, हरिजन्स। हरिजन्स का मतलब होता है भगवान के बच्चे। इनने ये वर्ड इसको पॉपुलर किया था। इनका कहना था कि इनको अनटचेबल्स नहीं, हम हरिजन्स बुलाएंगे। इनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए भी गांधी जी ने बहुत ज्यादा काम किया था। इसके बाद हमारे इंडिया में जो हमारी एक्स अनटचेबल कम्युनिटीज होती थी, मतलब जब पहले अनटचेबल्स में आते थे, लेकिन अब हमारे इंडिया में जैसे जैसे हमारा इंडिया आजाद हुआ उसके जब ये चीजें कम हो गई हैं, उसके जो लीडर है हमारे एक्स अनटचेबल्स कम्युनिटीज के, उनने एक नया वर्ड लेके आए हैं, दलित। मतलब बोलते हैं कि अनटचेबल्स को हम दलित बुला सकते हैं, और इंडिया में आज की डेट में मोस्टली यही वर्ड यूज किया जाता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि दलित वर्ड हमारे अंबेडकर जी लेकर आए हैं, लेकिन ना ये वर्ड अंबेडकर जी लेकर आए हैं, ना उन्होंने इस वर्ड को ज्यादा यूज किया है। हालांकि उनकी जो फिलॉसफी चलती है ये दलित की तरफ, इसलिए उनको ये बोला जाता है कि उनकी तरफ से आया है वर्ड, लेकिन ये वर्ड उनकी तरफ से नहीं आया है। और दलित वर्ड मेनली हमारा फेमस हुआ था 1970s के बाद। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था कि वहां पर हमारे मुंबई में बहुत ज्यादा दंगे हो गए थे, जिसमें दलित पैंथर्स ने वहां पर पूरा किया था। और दलित पैंथर्स ने अपना नाम ही ये रखा था जिसमें वो अपने आप को एक दिखा सके कि हम एक ऑपरेस सोसाइटी के लोग हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। और अगर हम दलित की बात करें तो दलित का सिंपल मीनिंग होता है डाउन ट्रोडन, जिसका मतलब होता है ऑपरेस्ड लोग। मतलब कुल मिला के जिन्हें सोसाइटी में सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है उनको हम दलित
दलित्स बोलते हैं। जितनी भी ऑप्रेस्ड कास्ट आती है हमारी, उनको हम दलित के उसमें ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने एक और बॉक्स आता है जहाँ पर हमारे दलित स्कैवेंजर्स की बात करी गई है। स्कैवेंजर आपने पहले भी सुना होगा, जो गंदगी साफ करते हैं उनको हम स्कैवेंजर बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल हमारा बाज आता है। मतलब एनिमल्स में अगर हम बात करें तो इन लोग भी जो फ्लैश पड़ा होता है जमीन में उसको उठा लेते हैं, इसलिए इनको स्कैवेंजर बोला जाता है। अगर हम ह्यूमन में स्कैवेंजर वर्ड यूज करते तो यहाँ पर मीनिंग है वो लोग जो गंदगी साफ करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की एक जगह अनंतपुर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने एक पूरा टॉयलेट का इंतजाम किया हुआ है जहाँ पर 400 सीट्स लगी हुई हैं। मुझे बोलने में भी इतना बेकार लग रहा है, लेकिन वहाँ पर पूरी एक सिचुएशन बताई गई है कि यहाँ पर जब लोग सुबह फ्रेश होने आते हैं सुबह से 10 बजे तक, तो यहाँ पर 400 सीट में आते हैं। यहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं है, मतलब पूरी गंदगी वहीं पर रह जाती है। तो वहाँ पर जो नारायण अम्मा का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और इनके साथ के वर्कर का एग्जाम्पल वहाँ पर दिया हुआ है जो पूरे दलित्स में आते हैं। इन लोग का काम क्या है, जब वहाँ से लोग फ्रेश होके जाते हैं तो जितनी भी गंदगी बचती है उसको उठाकर इन लोग लेकर जाते हैं अपने सिर पर, वो जो बास्केट रहती है उसमें, और उसके बाद एक ट्रॉली आती है जहां पर इनको उसको पूरा फेंकना पड़ता है। मतलब यहाँ पर एक पूरी हालत दिखाई गई है कि इंडिया में कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं दलित लोगों को। फिर यहाँ पर इनका दर्द बताया गया कि इन लोग का काम यही होता है कि जब कोई अगर फ्रेश होकर वापस आए तो पहले पूरा साफ करो, पूरा स्मेल में वो काम करो, उसके वापस आके वही काम में लग जाओ। और इसके लिए इन लोगों को मतलब पूरा डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है। इन लोगों को कोई छीता नहीं है, इन लोगों के लिए चाय पीने के लिए कप भी अलग से होते हैं, इन लोगों को अलग से नीचे बैठना पड़ता है, लोगों के बाजू में ये नहीं बैठ सकते। मतलब पूरा डिस्क्रिमिनेशन इनको फेस करना पड़ता है। तो ये मतलब पूरा एक बताया गया कि इंडिया में आज भी सोसाइटी में ये चीजें प्रिवलेंट हैं। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम आज भी फेस करनी पड़ती है हमारे दलित लोगों को। तो ये एक चीज हमारे बॉक्स में आती है। अब आप चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स एड्रेसिंग ट्राइब एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी कास्ट और ट्राइब का डिस्क्रिमिनेशन होता है इस पर क्या इनिशिएटिव्स आए। तो हमने पहले भी हमारे चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया की जब ब्रिटिशर्स का एंड पीरियड आया था, जब से हमारे यहाँ एसटी और एससी के लिए कुछ रिजर्वेशन आ गए थे। हमने पढ़ा था कि जब ब्रिटिशर जाने वाले थे तो 1935 में उन्हें शेड्यूल्स बनाए थे जहाँ पर उन्होंने कुछ पर्टिकुलर कास्ट को रखा था। इनको बोला था कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। उसके बाद ये स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिलता आ रहा है। उसके जब हमारे आज़ादी मिली तो हमने हमारे में उनको पूरा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। हमारे यहाँ मतलब जितनी भी लोअर कास्ट आती है उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट के पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडिया की सिचुएशन इतनी बेकार है कि इनको मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो इसी से हमारे सामने एक वर्ड आता है रिजर्वेशन। इससे आप सभी वाकिफ होंगे। तो रिजर्वेशन मतलब सिंपल सा यही होता है कि हमारे यहाँ जितने भी लोअर कास्ट की ट्राइब्स आती हैं और जितनी भी कास्ट आती हैं इन लोगों को कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। और रिजर्वेशन के बारे में बात करें उसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रिजर्वेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया 1990s में कि पहले जहाँ सिर्फ एसटी और एससी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट को जहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था, अब यहाँ ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी स्पेशल ट्रीटमेंट देने का एक हमारा अलग से पूरा उसमें अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये रिजर्वेशन होता क्या है? रिजर्वेशन सिंपल मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हो, वो हमारी गवर्नमेंट हो, मतलब लोकसभा हो, राज्यसभा हो, लोकल लेवल पर गवर्नमेंट हो, एजुकेशन में कोई इंस्टीट्यूशन हो, या फिर हमारा आप बोल दीजिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, यहाँ पर कुछ सीट हमारी रिजर्व कर दी जाती हैं इन लोअर कास्ट के लिए। मतलब यहाँ पर एक जनरल व्यक्ति नहीं बैठ सकता, ये इन लोगों के लिए रिजर्व रहेंगी। मतलब इसका एक एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए कि 100 सीट है तो 100 में से अगर 20 इनके लिए रिजर्व है, मतलब इन 20 सीट में सिर्फ यही लोग बैठ पाएंगे। तो एक चीज हमारे यहाँ ये करी जाती है। तो ये रिजर्वेशन हमारे हर जगह, अगर रिजर्वेशन की बात करें काम कैसे करता है तो मेनली देखा जाता है कि टोटल पॉपुलेशन में कितना प्रपोर्शन है हमारा एसटी एससी का, उस हिसाब से इक्वल इनको रिजर्वेशन मिला जाता है। और अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में पॉपुलेशन का कोई प्रपोर्शन नहीं देखा जाता है, वो समय के साथ बदलता रहता है जैसा उस समय उचित लगता है। तो ये चीज हमारे सामने आती है। तो हर जगह रिजर्वेशन देखने को मिलता है। मैं चाहता हूँ एज हमारे सबका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है और हम सब ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, आप कमेंट में मुझे बताइए कि रिजर्वेशन पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आज की डेट में एक बहुत ही कंट्रोवर्सी का मामला ये बनते जा रहा है। इस पर आप मुझे पूरी राय बताइएगा कमेंट में कि आपका क्या मानना है, रिजर्वेशन सही है आज की डेट में कि नहीं है।
तो ये हम पूरा जानना चाहेंगे। तो ये हमारा रिजर्वेशन का स्टार्टिंग पूरा उसमें आता है। फिर इसके बाद हमें देखने में ये भी आता है कि इंडिया में बहुत सारे लॉज बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए जिसमें ये रिजर्वेशन भी थोड़ा सही हो सके और साथ ही साथ हमारे जितने भी दलित लोग हैं उनको थोड़ा हम अपलिफ्ट कर सकें। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल 1850 से आता है, कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट। 1850 में आ रहा है, मतलब आप समझ गए होंगे ब्रिटिशर के समय ये एक्ट आया था। इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं कि मेनली क्यों आया था, लेकिन अगर इसको ओवरऑल एक ब्रॉड टर्म में देखें तो ये एक्ट का मीनिंग ये था कि जो पहले आप कास्ट नहीं बदल सकते थे, आप रिलीजन नहीं बदल सकते थे, अब जो भी चीज आपको रिलीजन या कास्ट बदलने से रोक रही थी उन सबको अबॉलिश कर दिया गया था और ह्यूमन राइट दे दिया गया था कि आप अपना कास्ट और रिलीजन बदल सकते हैं। इसके तो हमारा जो 93rd अमेंडमेंट हुआ था 23 जनवरी मेरे बर्थडे के दिन 2006 में, यहाँ पर हमारे ओबीसी भाई लोगों को रिजर्वेशन मिल गया था। इसके 1989 में फिर से एक अमेंडमेंट पूरे चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पर बोला गया था कि अगर अब कोई भी दलित लोगों को परेशान करेगा, उनको हरास करेगा या उनको एक्सप्लॉइटेशन होगा उनका, तो उसमें सीवियर पनिशमेंट दी जाएंगी। उसके बाद हमारा आर्टिकल 17 सीधा सीधा अनटचेबिलिटी को गलत बताता है, मतलब हमारे यहाँ अबॉलिश कर दिया गया अनटचेबिलिटी। तो ये बहुत चीज़ें आती हैं। और अगर हम बात करें हमारे 1850 जो हमने हमारा कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट की बात करी, उसका 93rd अमेंडमेंट की बात करी, ये दोनों हमारे लिए लाए गए थे एजुकेशन पर्पस के लिए। 1850 वाला जो मेनली लाया गया था वो इसलिए लाया गया था ताकि हमारे दलित वाले बच्चे जो हैं वो एजुकेशन ले सके, स्कूल जा सकें। और 93rd हमारा लाया गया था ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए। तो कहीं ना कहीं दोनों एजुकेशन पर्पज से आए थे और इतने सारे ये लॉ और अमेंडमेंट किए गए। और साथ ही साथ सबसे बड़े अगर हम एक उसकी बात करें लॉ कौन सा बनाया गया, तो ऑफकोर्स की बात है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 में, जहाँ पर पूरा बताया गया कि हमारे यहाँ जितनी ट्राइब है उनको कैसे इज्जत मिलेगी और इक्वालिटी हमारे यहाँ रहेगी। इसी के अंदर आर्टिकल 17 आता है। तो कुल मिलाकर हमें मालूम चलता है कि इंडिया में बार बार ऐसे लॉज बनाए जाते हैं, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है ताकि हमारे यहाँ अपलिफ्टमेंट हो सके दलित लोगों का। इससे हमें एक और चीज़ समझ में आती है कि कोई चीज़ में अगर बार बार काम किया जा रहा है पॉलिटिक वे में, तो मतलब वहाँ पर सिर्फ पॉलिटिक्स अकेला काफ़ी नहीं होगा। अगर पॉलिटिक्स अकेला काफ़ी होता तो गवर्नमेंट कोई एक लॉ बनाती और काम पूरा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस समय समझ में आता है कि हमें लोगों को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा कि कास्ट सिस्टम बहुत बेकार है, किसी को भी हमें गलत तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, ये सब पूरी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ हमारी गलती नहीं है, यहाँ पर लोअर कास्ट वालों जिनको मतलब लोअर कास्ट में माना जाता है उनकी भी गलती है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर इंडिया का पास्ट देखें तो जहाँ जहाँ इंडिया पहले परेशान रहा, मतलब इंडिया को ब्रिटिशर ने दबाया, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम दबते रहे, हमने आवाज़ उठाई। ऐसे हमारे जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं इनको आवाज़ उठाना पड़ेगा कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग ऊपर हैं उन्हें भी ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, तो ये चीज़ें करना पड़ेंगी। इसका देखने में आता है कि हमारे दलित लोगों की वह पहचान पूरे इंडिया में हो रही है, ऐसा नहीं है। इसके एग्जाम्पल आते हैं हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, हमारी बहुजन पार्टी हो गई, ये सब हमें सीधा सीधा बताती हैं कि भाई हम लोग क्या एक कास्ट बेस्ड पार्टी भी बन सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम लिटरेचर की बात करें, हिंदी हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, एक्सेट्रा, हर उसमें हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मतलब दलित समाज से आते हैं उनने बहुत नाम किया है। और बाकी हमें आज भी देखने को मिलता है कि मोस्टली बहुत सारे ऐसे लोग जो फेमस हो रहे हैं वो हमारे लोअर कास्ट से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मालूम चलता है कि धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम सबको आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद हमारी बुक में एक छोटा सा बॉक्स फिर से आता है, एक वहाँ पर आर्टिकल दिया हुआ है, दलित लोगों की फिर से स्टोरी आई। बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम बॉक्सेस में शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि बोर्ड में ऐसे सीरियस से कोई क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ रेफरेंस के लिए होते हैं, सिर्फ आंसर और अच्छे लिख पाओ। तो यहाँ पर हरियाणा स्टेट की बात करी गई है, वहाँ पर एक वाल्मीकि कॉलोनी के बारे में बताया गया है। वाल्मीकि कॉलोनी मोस्टली किसकी है? दलित की कॉलोनी है, दलित वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ पर बताया गया कि वो एक ऐसी कॉलोनी है जिसको एसिड्स मतलब राखों से उठाया गया है, वो मतलब पूरी तबाह हो गई। तो इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो जाट्स हमारी कम्युनिटी होती है उनकी और दलित के बीच में लड़ाई हो गई थी, क्योंकि दलित के कुछ बच्चों ने मिलकर जाट्स के किसी एक बच्चे को मार दिया था। ऐसा पूरे का वहाँ पर पूरे जो ये जाट्स वाले इन लोग यहाँ पर घुसे वाल्मीकि कॉलोनी में और पूरे घरों में इन्हें आग लगा दी। यहाँ पर बताया गया कि जब इन्हें आग लगाई तो पुलिस वालों ने कोई एक्शन भी नहीं लिया, यहाँ से लोग भाग के चले गए दलित, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो ये सीन आता है यहाँ पर। तो इससे ही पता चलता है हमें कि
जो उस समय की सिचुएशन है आज की डेट में भी ऐसी है कि कास्ट सिस्टम की जब बात करते हैं तो हमारे पुलिस वाले भी अपर कास्ट वाले को सपोर्ट कर रहे हैं। दलित वालों से पूछा गया इस स्टोरी में तो उनका कहना है कि जो जाट्स हमारे यहाँ के बहुत पावर ओन करते हैं, वो इसे पुलिस भी उनके अंडर में काम करती है। फिर इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो अपने दलित यहाँ से भाग गए थे इस कॉलोनी के, वाल्मीकि कॉलोनी से, इन लोगों ने अपने घर फिर से बनवाए, उनको ठीक किया और वापस रहने आ रहे हैं। क्योंकि सबका घर होता है तो वहाँ पर वो वापस आ रहे हैं। और यहाँ पर बताया गया कि ये वाले जितने भी दलित हैं तो इनमें से मोस्टली दलित जो है वो पढ़े लिखे हैं, ये स्कैवेंजर नहीं है जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। इन लोगों के पास काम है, कोई इंजीनियर है तो कोई टीचिंग सेक्टर में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में, सब अच्छे अच्छे काम में है, लेकिन फिर भी आज की सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती है। इसके बाद इसमें एक और हरियाणा का एग्जाम्पल आता है कि एक दलित व्यक्ति को शादी में बुलाया गया अपर कास्ट की। उससे बोला गया कि जब आप शादी में आओगे तो आप ये नहीं बताओगे कि आपकी कास्ट क्या है। उसने बोला ठीक है। शादी में किसी ने से कास्ट पूछी, इसने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो, इसने बोला मैं वाल्मीकि कॉलोनी से आया हूँ। तो पहचान गए कि यार ये तो दलित कॉलोनी से आया है। तो जो दलित था उसको लात मार के वहां से निकाल दिए गए और साथ ही साथ जिस जगह पर वो बैठा था उसको पूरा क्लीन करना चालू कर दिया गया। मतलब समझ में आता है कि कितना ह्यूमिलिएशन, एक्सप्लॉइटेशन का सामना करते हैं हमारे यहाँ के दलित लोग। तो ये पूरा उस बॉक्स में आता है। अब सीधे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक। अब हमारा अगला टॉपिक आता है द अदर बैकवर्ड क्लासेस। अभी हमने ये तो बात पूरी कर ली कि भाई ST SC जो हमारे दलित में आते हैं इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि क्या सिर्फ हमारे ST SC ऐसे जन जिन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है कि और भी ऐसे लोग हैं जो ये सब पूरे इल प्रैक्टिसेस के शिकार होते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने आता है कि कुछ कास्ट ऐसी थी, जैसा हमने पहले भी पढ़ा, जो ना अपर उसमें आती है ना एकदम लोअर में आती है, वो बीच के थोड़े से नीचे फंस जाती है। तब इन लोगों को भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो इनको हमारे यहाँ बोला जाता है OBC, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन टर्म की बात करें तो वो होता है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, लेकिन पॉपुलरली इसको आजकल OBC बोला जाता है। मतलब इसमें वो लोग आते हैं जो ST SC में नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी फेस करना पड़ता है। इनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और देखने वाली बात ये आती है कि ST SC से ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है। उसका सिंपल रीज़न ये, जैसे हमने कास्ट के बारे में पढ़ा था कि अब ये सिर्फ हिंदू सोसाइटी में नहीं रह गया है, अब ये अलग अलग रिलीजन में फॉलो होने लगा कास्ट सिस्टम। इसकी वजह से इनका ग्रुप बहुत बढ़ चुका है और हर एक रिलीजन में हमको ऐसे बैकवर्ड लोग दिख जाते हैं जो हायरार्की में नीचे आते हैं। तो इन सबको हम OBC के अंडर में मानते हैं। अब देख लेते हैं कि इनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया। सबसे पहले अगर हम बात करें OBC पर ध्यान दिया था तो वो नेहरू जी के गवर्नमेंट में दिया गया था। यहाँ पर हमारी फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आई थी 1953 में, जिसको हेड किया था काका कलेरकर जी ने। इन्हें पूरी एक रिपोर्ट सामने लेकर आए थे कि कैसे क्या प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका कोई इतना साइडलाइन कर दिया गया था। उस समय हमारी की सिचुएशन इतनी सही नहीं थी कि इस पर ज़्यादा ध्यान दिया पाए, तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था। उसका ये प्रॉब्लम चल रही थी और इंडिया में देखने में आता है, ये बोला जाता है कि ये जो OBC की प्रॉब्लम है इसको सेंट्रल लेवल से नहीं देखना चाहिए, इसको स्टेट लेवल से देखना चाहिए, क्योंकि हर जगह सिचुएशन अलग रहती है। तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए काका कलेरकर की जो रिपोर्ट थी फर्स्ट हमारी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो थी वो साइडलाइन हो गई। इसके बाद फिर स्टेट वाइज यहाँ पर हमें देखने मिलता था कि स्टेट वाइज आवाज उठ रही है कि OBC के लिए भी कुछ होना चाहिए, ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है, इसलिए वहाँ पर OBC लोगों ने पहले से आवाज उठाना चालू कर दी थी। इसलिए साउथ इंडिया की थोड़ी थोड़ी सिचुएशन सही होने लगी थी, वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल हो गई, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में चीज़ें वैसे ही बेकार चल रही थी। फिर फाइनली इसके 1970s में जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करी, उस समय इस चीज़ को वापस सेंट्रल लेवल पर लेकर आया गया। पहले स्टेट लेवल पर ले गए थे, फिर वापस सेंट्रल लेवल पर आया। इसके बाद BP मंडल ने द्वारा सेकंड हमारी हुई थी, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हुई थी, जो कि 1918 में फॉर्म हुई थी। लेकिन उसके बाद इसको पूरे 10 साल लग गए इंप्लीमेंट करने में, 1980 में जाके ये इंप्लीमेंट हुई। इसके बाद हमारे यहाँ हमें देखने को मिलता है कि नॉर्थ पर भी आवाज उठने लगी है कि भाई हमें भी थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमारी सिचुएशन सही नहीं है। इंडिया पे इतनी आवाज उठी और इसके बाद OBC को एक प्रॉफिट ये मिला आवाज उठाने में कि अभी जो OBC का मुद्दा है ये पॉलिटिक्स में घुसता जा रहा है। जब चीज कोई पॉलिटिक्स में घुसती है तो उसका इन्फ्लुएंस अपने आप बढ़ने लगता है। तो अगर इंडिया की बात करें तो टोटल इंडिया 41%, अगर एक सर्वे की बात करें तो 41% लोग अपने आप को OBC में पाते हैं। तो इन लोग एक अच्छा इन्फ्लुएंस रख पाते हैं पॉलिटिक्स का, इसलिए इनको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है।
लेकिन इसके बाद भी हमें देखने को मिलता है कि अपर ओबीसी और लोअर ओबीसी में बहुत बड़ा अंतर है। जैसा कि अगर हम एसटी एससी में भी बात करें तो यहाँ पर भी जैसे हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है कि कोई सोशली इकोनॉमिकली ऊपर आता है, कोई नीचे आता है, ऐसी सिमिलैरिटी हमें ओबीसी में भी देखने को मिल जाती है। पर तो भी अगर देखा जाए तो अगर हम लैंड होल्डिंग्स और हमारे एमएलए एमपी को छोड़ दें, इन दोनों को चीज को छोड़कर हर जगह ओबीसी को आज भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। एमपी एमएलए आपको ओबीसी मिल जाएंगे, लैंड होल्डिंग आपको मिल जाएगी। खासकर जो ओबीसी में अपर ओबीसी आते हैं उनका बहुत ज्यादा डोमिनेशन देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू जो नीचे आते हैं हमारे ओबीसी वाले। तो ये हमें समझ में आता है, मतलब हमें समझ में आता है कि एसटी एससी की सिचुएशन इतनी बुरी है आज की डेट में, उनसे कोई ज्यादा अच्छी सिचुएशन ओबीसी वालों की नहीं है। इंडिया में जो ये लोअर कास्ट का मतलब पूरा कास्ट के सिस्टम जो चलता है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। हालांकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से इस पर पूरा काम करती है, लेकिन लोगों की भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज को अच्छे से समझें। अब हमारा अगला टॉपिक आता है आदिवासी स्ट्रगल्स। अब हमने एसटी एससी की बात कर ली, हमने ओबीसी की बात कर ली, लेकिन क्या सिर्फ यहीं पर फिर रुक जाता है? जी नहीं, अभी और भी लोग बचते हैं जिन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। अब हमारे सामने आते हैं आदिवासी। ये आदिवासी भी एक ऐसे जाना जाते हैं जिनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, लोगों की पुरानी सोच का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की भी इनको कमी मिलती है। आपने ट्राइब जन के बारे में सुना होगा। ट्राइब्स और जन मतलब सिंपल उन लोगों को बोला जाता है जो फॉरेस्ट में रहते थे। अगर हम हमारे आदिवासी की बात करें तो मेनली वही लोग इसमें आते हैं जो पहले फॉरेस्ट में रहा करे थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे, वहीं पर अपनी लाइवलीहुड कमाते थे और पूरा वहीं रहते थे और सोसाइटी से पूरा अलग ले रहते थे। लेकिन आजकल मॉडर्न सोसाइटी होती जा रही है, फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इतनी चीजें होती जा रही हैं कि आजकल जो हमारी ट्राइब है बहुत पहले से ही, जो आदिवासी ट्राइब है हमारी, ये बहुत पहले से ही हिंदू सोसाइटी से मिक्सअप हो चुकी है। आज की डेट में देखा जाए तो कास्ट में और ट्राइब्स में इतना ज्यादा अंतर नहीं निकाल सकते। इन लोगों के सब जो मिक्सअप हो गया है क्योंकि अब सबको सेम लाइवलीहुड के लिए बाहर आना पड़ता है, कमाना पड़ता है, फॉरेस्ट जा चुका है, ऐसी बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें आदिवासी लोगों के मूवमेंट की, जैसे ओबीसी वालों ने तो अपना मूवमेंट कर दिया, आदिवासी लोगों का मूवमेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि अगर हम भाई इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ दें तो उसके अलावा इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो एक्सक्लूसिवली ट्राइब वाले लोगों के लिए हो। आदिवासियों का कोई एरिया ही नहीं है। पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था, आपको याद होगा कि पहले पर्टिकुलर एरिया हमारा आदिवासी लोगों का होता था, पुराने चैप्टर में हमने पढ़ा था। लेकिन बाद में वहां पर नॉन ट्राइबल लोग भी आके बसने लगे तो इन लोग का सिर्फ कंसंट्रेशन बचा, बाकी खत्म हो गई। मतलब आज के डेट में हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये स्टेट में बहुत ज्यादा आदिवासी पाए जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कोई एक स्टेट आदिवासियों का नहीं है, तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर साथ ही साथ अब ये देखने को मिलता है कि इन लोगों को रिसोर्सेज भी कम है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इनको, क्योंकि अब इन लोग को भी जॉब्स चाहिए। जॉब्स करने के लिए से माइनिंग में काम करेंगे, लेबर का काम करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन में कहीं ना कहीं तो जॉब लगी जाएगी इनकी, तो वहां पर भी इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है लोगों द्वारा। और साथ ही साथ पॉवर्टी में भी बहुत ज्यादा ये फंस चुके हैं। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि भाई हमने पहले पढ़ा था ब्रिटिशर जब से आए इनकी फॉरेस्ट की रिसोर्सेज छिनने लगी थी, मेनली टिम्बर प्रोडक्शन में फॉरेस्ट यूज होने लगे थे, कुल मिला के इनको वहां से भगा दिया गया था। तो इन लोग को जब इनका जो भी लाइवलीहुड का जरिया है अगर आप वही इनसे छीन लोगे तो गरीबी अपने आप आ जाएगी। इसलिए आज की डेट में अगर इनकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन हम देखें तो बहुत ही बुरी हालत में हमें देखने को मिलती है, और ये ब्रिटिश के समय से चलता आ रहा है और अभी और बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिला के ये कुछ ऐसे रीजन आते हैं जिसकी वजह से हमारी ट्राइब आज भी बहुत ज्यादा पछता रही है और बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का इनको सामना करना पड़ता है। तो यही पूरा सीन वहां पर चल रहा था। सबसे पहले ब्रिटिशर ने हमको एक्सप्लॉइट किया पूरे आदिवासियों को, उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने भी यही किया, बहुत ज्यादा माइंस खोलने लगे, पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन करने लगे। तो ऐसे में जब आप उनका पूरा ही एक लाइफस्टाइल चेंज कर दोगे तो उनको प्रॉब्लम तो ऑब्वियस सी बात है जाने वाली है। इसके बाद उन लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, आपने वो बंद करके प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो उनका शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूरा बंद हो गया, कल्टीवेशन भी वो नहीं कर सकते। इसके बारे में हमने पहले पूरा डिस्कस कर चुके हैं पुराने चैप्टर में पूरी डिटेल में, तो ये प्रॉब्लम इनको हो रही थी। इसके बाद ऐसा सोचा गया कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो इसके बाद कहीं ना कहीं आदिवासियों की सिचुएशन ठीक होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके सीधे सीधे दो रीजन हमारे सामने आते हैं। पहला रीजन आता है जो ब्रिटिशरों ने फॉरेस्ट को कैप्चर करके रखा हुआ था अपने अंडर में, हमें लग रहा था कि आदिवासियों को वापस मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसको हमारी गवर्नमेंट ने रख लिया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को भी काम करना था डेवलपमेंट के नाम पर। इसके बाद दूसरी चीज है कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू होने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेस लगती है, जगह लगती है, तो पूरी रिसोर्सेस और जगह हमको कहां से मिलती है? उस समय जहां आदिवासी फॉरेस्ट में रहते थे उसी जगह से मिलती है। तो वहां से आदिवासी को हटा दिया गया और देखने में यह भी मिल रहा था कि आदिवासी को बिना कोई वार्निंग सीधे हटा दिया जाता था और साथ ही साथ कोई दूसरी जगह भी रहने के लिए नहीं दी जाती थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। इसके बाद डैम्स बनवाना है, कोई भी
कंस्ट्रक्शन करना है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे सरदार सरोवर डैम जो हमारा नर्मदा नदी पर बना है उसकी वजह से, फिर पोलावरम डैम हमारा जो बना है आंध्र प्रदेश में, इन दोनों की वजह से हजारों हमारे आदिवासियों को वहां से शिफ्ट करना पड़ा। तो कुल मिला के कुछ एग्जाम्पल आते हैं कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर, कैसे डेवलपमेंट के नाम पर हमारे आदिवासी लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। फिर इसके बाद 1990s का जब लिबरलाइजेशन हुआ इंडिया में, तो इनकी प्रॉब्लम और बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब लिबरलाइजेशन के बाद पूरा ओपन मार्केट हो जाता है, साथ ही साथ अब जितनी भी इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं इनको आसानी से बड़े बड़े लैंड दिए जा रहे थे, तो कुल मिला के आदिवासी का जीना मुश्किल हो गया था। अब इसके बाद अगर हम बात करें आदिवासी वर्ड कहाँ से आया है, तो जैसा कि हमने दलित के बारे में पढ़ा था कि एक वर्ड जानबूझकर ऐसा लेके आए थे जो अवेयरनेस फैलाए और कहीं ना कहीं लोगों के राइट्स दिखाए। आदिवासी भी ऐसा ही वर्ड था जो कॉइन किया गया था 1930s में। इसका सिंपल मीनिंग होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट, मतलब यहाँ के रियल कौन लोग जो यहाँ के रियल स्थायी निवासी हैं। ये वर्ड जब 1930 में इसलिए किया गया था कि उस समय कॉलोनियलिज्म में बहुत ज्यादा इनको परेशान किया जा रहा था, मनी लैंडर द्वारा बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था, नॉन ट्राइबल पीपल इनके एरिया में आकर रह रहे थे। तो ये बताने के लिए कि इन लोग ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं यहाँ के, वाला वर्ड यहाँ पर यूज किया गया था। उसके कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट से वर्ड पूरा दिखाता है, तो ये वाला वर्ड पूरा यूज किया जाता है। लेकिन आज की डेट में भी अगर हम देखें तो आदिवासी लोगों की सिचुएशन आज की डेट में बिल्कुल सही नहीं है। फिर भी इतना सब हो जाने के बाद इन लोगों को इतना ज्यादा मतलब आउटसाइडर से प्रॉब्लम हो रही थी, लोग यहाँ कर रह रहे थे नॉन ट्राइब वाले, उससे प्रॉब्लम हो रही थी। इतने ऑड्स के बाद भी एक अचीवमेंट बहुत बड़ी यहाँ पर हमारे सामने जो आती है वो ये है कि इनके खुद के स्टेटहुड मिल गए इन लोग के जो एरिया कंसंट्रेशन में आते हैं। इसका सीधा एग्जांपल छत्तीसगढ़ और झारखंड है। झारखंड पहले हमारा बिहार का पार्ट होता था और छत्तीसगढ़ हमारा मध्य प्रदेश का पार्ट होता था। इन लोगों को अपने अपने एरिया मिल गए। इनको प्रॉफिट ये हुआ कि अगर हम बात करें हमारे दलित्स की, तो दलित्स का कोई ऐसा पर्टिकुलर कंसंट्रेशन वाला एरिया नहीं है, इसलिए उनको खुद की स्टेट नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर आदिवासी की बात करें तो इनकी पर्टिकुलर कुछ ऐसे एरिया है जहाँ इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था पहले, तो इनको स्टेटहुड मिल गया है वहां पर। तो ये हमें समझ में आता है कि धीरे धीरे इनकी भी लाइफ सही हो रही है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखें हम तो इनकी सिचुएशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। इनको बहुत ज्यादा पॉवर्टी का सामना करना पड़ता है, इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है और एक्सक्लूजन का भी कई बार सामना करना पड़ जाता है। सो गाइस, अब हम लास्ट एक और बॉक्स की बात कर देते हैं। बॉक्स चालू करने से पहले मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि सोशियोलॉजी में अलग अलग टाइप के बॉक्सेस आते हैं। कई में एक्टिविटी दी रहती है जो आपके लिए रहती है, तो उसको हम एक्सप्लेन ही नहीं करते, एक्टिविटी में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कई बॉक्सेस ऐसे आते हैं जहाँ पर कोई स्टेट्स दिए होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होती है, वो हम हर वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। और फिर कुछ बॉक्सेस ऐसे आते हैं जहाँ पर कोई स्टोरी दी होती है, आर्टिकल्स, मतलब कुल मिला के कोई टॉपिक को और अच्छे से समझाने के लिए आर्टिकल दे देते हैं। तो अभी तो मैं इन चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, इस चैप्टर में आपने देखा होगा स्टोरी को एकदम शॉर्ट में करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको मीनिंग समझ में जाए, थोड़ा सा और इंटरेस्ट जागने लगे। लेकिन इनको मैं पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूं। उसका सिंपल रीजन एक ही जाता है कि फ्री में वीडियो लंबी बनती है और उसका कोई एक्सप्लेनेशन ऐसा खास रहता भी नहीं है, सिंपल स्टोरी लाइन है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं एडिट में हमेशा डाल देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते या तो खुद पढ़ लें उसको, या आप ये देखेंगे वो पढ़ना ज्यादा जरूरी भी है कि नहीं है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट कोई मुझे तो वो नहीं लगता। हालांकि आपके ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है, मैं पहली बार क्लियर आपको कर देता हूँ। और अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको बड़ी वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मुझे वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अब उड़ीसा के बारे में एक जगह का यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर कुछ आदिवासी से जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर सबसे पहले पुलिस ने बस फायरिंग कर दी, जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। इसके बाद जब इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो प्रोटेस्ट में भी पुलिस आ गई और इनको मारने लगी। फिर बहुत सारे मेंस और विमेंस के साथ यही हुआ, उनको डेथ हो गई फायरिंग में। उसका देखने में मिला कि डेड बॉडी, उसके किसी के हाथ काट दिए गए थे, किसी के पार्ट्स बॉडी के पूरे काट दिए गए थे। मतलब कुल मिलाकर समझ में आता है कि बहुत बुरा इनके साथ गलत काम किया गया। इसके बाद हमें देखने में मिलता है कि इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है और डिस्प्लेस किया जा रहा है। और इसके पीछे रीजन दिया जा रहा है डेवलपमेंट, मतलब बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट के लिए आपको अपनी जगह से तो जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लोग अपना घर क्यों छोड़ेंगे। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम की यहाँ पर बात करी गई है। फिर बताया गया कि लिबरलाइजेशन जब से आया है तो इंडिया ने बोला है कि हमें एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, तो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट के दरवाजे भी खोल दिए हैं। तो मेनली जैसे उड़ीसा की बात करें तो पर माइंस बहुत ज्यादा, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर फॉरेन जितनी भी फर्म्स और इंडिया की जितनी फर्म्स है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो लोग यहाँ पे काम करने आती है, तो आदिवासी को वहां से हटाना पड़ता है। मतलब कुल मिला के उनको अपने घर छोड़ना ही पड़ता है, फोर्स किया जाता है। और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोर्स करती है। स्टेट्स का माने अगर तो कनाडा की जितनी पॉपुलेशन होती है
उससे ज़्यादा पॉपुलेशन को वहाँ से डिप्लेस कर दिया गया उस एरिया से, सिर्फ वहाँ पर क्योंकि माइनिंग का काम हो सके, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करी जा सके। तो इससे हमें मालूम चलता है कि आदिवासी लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और गवर्नमेंट ने बहुत इसके लिए कर रही है, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें सही नहीं हो रही है। क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से सोसाइटी का नियम रहा है, अगर कोई काम से मेजॉरिटी को फायदा मिलता है तो माइनॉरिटी पर ध्यान कोई नहीं देता, और यही हमारे साथ खेल पूरा आदिवासी लोगों के साथ किया जाता है। पूरा मेजॉरिटी के डेवलपमेंट के नाम पर इन माइनॉरिटी के साथ पूरा खिलवाड़ किया जाता है। क्या उनकी लाइफ नहीं है, क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये चीज़ों पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आदिवासी की सिचुएशनों को ठीक करने के लिए, खासकर कि जितने भी हमारे लोअर कास्ट वालों की सिचुएशन खराब है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और रिजर्वेशन पर भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका भी मुझे आपसे आंसर चाहिए। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है। अब सीधे मैं आपसे मिलूंगा थर्ड पार्ट में। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।